हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? वेव। बस वही सीटी बंद कर दी इसकी, क्योंकि जमाई या वे पैसे पूसे आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मैसेज ट्यूनिंग पैसे वाला की आती है ना। अलग अलग वो साउंड नहीं होती, ये मैसेज आएगा तो इसकी साउंड ऐसी होगी, और पैसे वाला आएगा तो उसकी साउंड ऐसी होती है, हैं? तो देखो, वेव पढ़ी थी आपने, और वेव लास्ट में आपको मैटर वेव के बारे में बता दिया, तरंग दैर्घ्य बता दी, आवृत्ति बता दी। तो फ्रीक्वेंसी चल रही थी हमारी, फ्रीक्वेंसी लास्ट थी। आवृत्ति के बारे में लास्ट बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी में आपको लास्ट बताई थी डीसी की वैल्यू, और इसकी इकाई क्या होती है इसकी? हर्ट्ज। ठीक है। और या आप इसको समय में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? प्रति सेकंड। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो अपन ने पढ़ी थी एसी की और डीसी की। इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, और इसकी कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अच्छे से याद रखना। इसीलिए कहा जाता है कि डीसी लंबे परिपथ में कार्य क्यों नहीं करती, यानी डायरेक्ट करंट आपके पास लॉन्ग पाथ के अंदर वर्किंग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। इसीलिए लंबे परिपथ के लिए कौन सी धारा उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सी लाई जाती है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती कौन सी होती है? अल्टरनेटिंग करंट। तो व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड फॉर द लॉन्ग पाथ? तो बिकॉज इट फ्रीक्वेंसी बी 50 हर्ट्ज और मोर देन इट। ठीक है, डीसी कांट बी यूज्ड फॉर द लॉन्ग पाथ बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी बी 0। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपके पास एक दो न्यूमेरिकल भी बताए थे। एक आती है तरंग संख्या। कि तरंग संख्या क्या होती है? व्हाट इज अ वेव नंबर? तरंग संख्या क्या है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या चीज होती है? वेव नंबर होता है तरंग दैर्घ्य का उल्टा। क्वेश्चन बड़ा खास है कि तरंग दैर्घ्य का विलोम क्या कहलाता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन टू बी, कि जो तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे हम? तरंग संख्या, वेव नंबर। तो क्वेश्चन आएगा, वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ वेव नंबर क्या बनेगी बताओ? इकाई क्या बनेगी भाई? वेव नंबर की इकाई पूछी जाती है, क्या लिखोगे? कल तो करवाया है। तरंग दैर्घ्य की क्या होती है? मीटर। तो मीटर इनवर्स प्रति मीटर। ठीक है, मीटर इनवर्स आ जाए, और आप इसे हिंदी में लिख सकते हो प्रति मीटर। तो आपके पास वेव नंबर क्या होती है? रेसिप्रोकल टू द वेवलेंथ। रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ क्या कहलाता है? वेव नंबर। और वेव नंबर की अगर यूनिट पूछे तो क्या होती है? मीटर इनवर्स पर मीटर, या आप लिख सकते हो हिंदी में प्रति मीटर। ठीक है, दो ही टैग याद रखने, ये खास हैं। अब हमने क्या करना है? अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चाहे पहले की है या अब की है? अभी आई है। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जो हमने पढ़ना है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग। इसके बारे में जो दो तीन बातें थी वो मैंने पहले बता दी। अब हमने क्या पढ़ना है? इसका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है भाई?
अगर आपसे पूछ ले स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? निर्धारण किसी भौतिक राशि की इकाई के बढ़ते और घटते क्रम के अनुसार। अब जो EMW है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, तो इसमें घटते और बढ़ते क्रम जो होंगे वो 3 चीजों के होंगे। पहली चीज होती है आवृत्ति, दूसरी चीज होती है तरंग दैर्ध्य, और तीसरी चीज आएगी ऊर्जा। तो आपके पास जब भी पूछा जाए कि जो EMW का स्पेक्ट्रम होता है ये किस के आधार पे बनाया है, कि स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेस्ड ऑन, तो ये किसके आधार पर है? तो आपने 3 चीजें लिखनी है, लिख लो। नंबर 1 होती है आपकी आवृत्ति, नंबर फर्स्ट विद फ्रीक्वेंसी, नंबर दूसरी चीज क्या ली जाती है? तरंग दैर्ध्य, और तीसरी चीज आप लोगों ने क्या याद रखनी है? ऊर्जा, यानी थर्ड बी एनर्जी। तो 3 ऐसी क्वांटिटीज होगी जिनके आधार पर हम EMW का स्पेक्ट्रम तैयार कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम इज बेस्ड ऑन विच फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, 1 बी द फ्रीक्वेंसी, सेकंड बी द वेवलेंथ एंड थर्ड बी द एनर्जी। ठीक है, 3 याद रखनी है। जैसे आपने 10वीं क्लास में एक चीज पढ़ी थी, विबग्योर। विबग्योर पढ़ के आए हो कि प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारा जाता है, कौन से प्रकाश को गुजारा जाता है और कितने में बंटता है? तो 7 भागों में कौन सा प्रकाश बंटता है? श्वेत। ठीक है, और ये श्वेत प्रकाश क्या होता है? श्वेत प्रकाश क्या होता है? कह दो जी, सूरज का जो प्रकाश आता है वो श्वेत ही तो है, और क्या है? नहीं, श्वेत प्रकाश क्या होता है? जिसमें हम देख सकते हैं कि दैट सनलाइट पार्ट इन विच वी कैन सीन बाय आवर नेकेड आइज, कि जो हम अपनी खुली नंगी आंखों से जिस सूर्य प्रकाश के भाग में देख सकते हैं वो वाला भाग क्या कहलाता है? श्वेत। तो श्वेत प्रकाश जो है, व्हाइट लाइट जो है, उसे कहते हैं विजिबल रिजाइन, यानी दृश्य पटल। वो इसी का हिस्सा होता है, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या क्या चीजें आएगी? नंबर 1 कि जैसे हम पढ़ने लगेंगे तो शुरुआत जो करते हैं हम, वो करते हैं कॉस्मिक रे से, कि जो इसका हिस्सा आता है जो सबसे ज्यादा आवृत्ति का है। तो ऊपर ही ऊपर क्या याद रखनी है? आवृत्ति आपके पास, पहले शब्द लिख लो आवृत्ति के घटते क्रम में, कि आवृत्ति का जो क्या है? घटते क्रम है, तो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। याद रखना, आवृत्ति घटती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बढ़ती है। तो तरंग दैर्ध्य का कौन सा ऑर्डर है? बढ़ता। आवृत्ति जब घटती क्रम में है तो एनर्जी भी क्या है? घटती है। ऊर्जा का भी क्रम कौन सा है? ऊर्जा का भी घटता क्रम है। तो ये पूछा जाता है आपसे कि जो हम कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ चलते हैं, यानी कॉस्मिक तरंगों से रेडियो तरंगों की तरफ जाते हैं, तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, और आवृत्ति क्या होती है, यूं पूछा जाता है। तो जब हम कॉस्मिक रेज से कहाँ जा रहे हैं? नीचे, रेडियो वेव की तरफ, तो लगातार याद रखना आवृत्ति क्या होगी? कम, तरंग दैर्ध्य क्या होगी? ज्यादा, और ऊर्जा भी क्या होगी? कम। जहां आवृत्ति कम होती है वहां ऊर्जा ऑटोमेटिक कम हो जाती है। कैसे? अब मान लो क्या तुम कहीं चक्कर काट रहे हो शादी में, ठीक है, बार बार इधर से उधर दौड़ते हैं ना बच्चे, तो यानी बार बार घूमते हैं। कब तक घूमते हैं? जब तक उनमें जोश है। जब टांगे फेल हुई तो मंजी पे, यही होता है ना। तो मतलब आवृत्ति खत्म हो जाती है जब उनकी ऊर्जा भी क्या हो जाती है? खत्म। फिर वो चक्कर काटते नजर नहीं आते। ठीक है, फिर ढूंढते हैं, बोले टाबर गुना, बोले टाबर धोते बड़े हैं। ठीक है, तो यही होता है ना, मतलब एनर्जी गई तो आपके पास आवृत्ति भी गई। तो मतलब आवृत्ति डिपेंड किस पे करती है? एनर्जी पे। तो जब आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा भी क्या है? ज्यादा। आवृत्ति कम तो ऊर्जा भी क्या है? कम। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य क्या है? अब देखो हमारी ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? तरंग दैर्ध्य यानी लंबाई आदमी की बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा जवान होता है, फिर धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ता है? बुढ़ापे की ओर। तो तरंग दैर्ध्य क्या है? एक तरह से क्या है? आयु। तो इसके साथ क्या होती है? आवृत्ति भी घटती है और ऊर्जा भी क्या होती है? घटती है। तो इसलिए आवृत्ति किस में ज्यादा होती है? बच्चों में। बच्चों की आयु क्या है? कम, तो इसलिए उनकी आवृत्ति भी क्या है? ज्यादा, ऊर्जा भी क्या है? ज्यादा। तो ये हम अपने साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं। आगे
तो का सम क्या कर जाते, विक्ट्री। तो कॉस्मिक रेज की जो खोज की है वो किसने की है, विक्टर ने। याद रखना, कॉस्मिक रेज की जो डिस्कवरी की है वो किसने की है, विक्टर। कि का सम जीत जाते या विक्ट्री हासिल कर लेते। तो कॉस्मिक रेज की डिस्कवरी किसके नाम है, विक्टर। उसके बाद आती है का सम जीत जाते तो गम भी नहीं होता। तो नंबर 2 पे क्या है, गामा रे। और गम क्या है, एक तरह से बेकार है। तो बैकुरल कि गामा रेज की जो खोज की है सबसे पहले वो किसने की है, बैकुरल। नाम नहीं दिया तो गामा जो शब्द दिया है लैटिन भाषा का, ये किस बंदे का दिया हुआ है, ऐसे काम रद्दी आदमी कर सकते हैं, रदरफोर्ड। ठीक है, तो जो अल्फा बीटा गामा ये जो संकेत दिए गए हैं ये किसके दिए हुए हैं, सारे रदरफोर्ड के हैं। ठीक है, अब क्या है, गम बेकार है। गम कब होता है, जब तक ज्यादातर लोगों में जब कोई एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, कि एक्सपायर हो गया तो उसके लिए पीछे क्या करेंगे, गम। तो गम बेकार है किसी के एक्सपायर होने पर। तो एक्सपायर होने पे हमें रोना नहीं चाहिए, तो रोंटजन। क्योंकि जितना लेखा जोखा हमारे साथ होता है उतना ही चलता है। ठीक है, मालिक की लिखी हुई सांसें हैं। उसके बाद आता है, अब रोते हैं तो हम रात भर प्रायों की रट लगाते हैं। प्रायों की रट का मतलब होता है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे। क्योंकि जब कोई गुजर जाता है, दाग लगा दिया, मिट्टी लगा दी, तो उसके बाद आके बैठ जाते हैं, सारी रात यही बातें चलती रहती है, बोले फलानियाँ यूं गुजर गया, फलानियाँ यूं गुजर गया। ठीक है, ऐसी बातें चलती है। तो हम रट किसकी लगाते हैं, प्रायों की। तो पराबैंगनी की खोज किसने की है, रट रीटर। ठीक है, तो पराबैंगनी की जो खोज की है वो किस बंदे ने की है, रीटर ने की है। अब क्या है, जैसे सारी रात गुजर गई, अब नया सवेरा आएगा। नया सवेरा आएगा तो क्या होगा, एक नया दृश्य होगा। तो दृश्य का मतलब है दृश्य पटल, विजिबल रिजाइन। तो तुम उठते ही क्या करोगे, इधर उधर देखोगे, दृश्य करोगे, तो दृश्य पटल है। तो दृश्य क्या मिलेगा तुम्हें दूसरे दिन का, नया। तो इसकी जो डिस्कवरी की है वो किस भाई साहब ने करी है, न्यूटन ने। ठीक है, तो विजिबल जो रिजाइन है, दृश्य जो पटल है जिसे हम देखते हैं, इसी को कहते हैं श्वेत प्रकाश। कि जो श्वेत प्रकाश है या सफेद जो प्रकाश है, इसकी खोज किसने की है। तो सफेद प्रकाश की जो खोज है ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो पर अनजान हो अभी तक। 10वीं क्लास के अंदर जो हरे और पीले रंग में बॉक्स बना होता है और उसमें 2 प्रिज्म लगा रखे, उल्टा और सुआ, 2 प्रिज्म्स विथ अपोजिट एपेक्स एंड लाइट डिस्पर्स्ड थ्रू देम। तो विच लाइट एंटर and which light we have to be obtained after dispersion by the 2 vertical apex prisms। यानी 2 उल्टे तीर या क्या 2 उल्टे त्रिभुज के रूप में जो प्रिज्म लगे होते हैं, उनसे अगर श्वेत प्रकाश गुजार कर उनका अगर विक्षेपण किया जाए तो हमें जो मिलने वाला प्रकाश है वो क्या होगा, वही होता है जो हम देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 2 उल्टे प्रिज्म एक साथ जोड़कर उनमें से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किया जाए तो दिया गया प्रकाश अगर श्वेत हो तो प्राप्त प्रकाश क्या होगा, तो जो दिया है वही होगा। इसका उत्तर यही है। ठीक है, खास है ये क्वेश्चन। आगे अब बात आती है नेक्स्ट कि हमने क्या है, सब कुछ भूल कर सुबह क्या है, नया दृश्य प्रदान किया और नया दृश्य प्रदान किया है तो अब हम क्या करेंगे, हंसेंगे। अब का मतलब है अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड, IR। अब हम क्या करेंगे, थोड़े खुश हो जाएंगे, थोड़े बहुत हंसेंगे। तो इसकी जो डिस्कवरी की है वो किसने की है, हर्शेल ने। ठीक है, तो जो आपके पास अवरक्त प्रकाश है इसकी डिस्कवरी किस बंदे ने करी है, हर्शेल ने। क्योंकि अब नया दृश्य है, अब थोड़ी बहुत खुशी छाएगी, थोड़े बहुत मजाक वजाक करेंगे लोग, तो हम थोड़ा हंस देंगे। ठीक है, अब हंसेंगे तो कई बार इतना ज्यादा हंस देते हैं कि क्या कर जाते हैं, हम पार्टी में झूम उठते हैं। झूम उठते हैं तो हम माई आती है, तो फिर आती है माई, तो फिर आती है माइक्रोवेव, और फिर हम माई को कहते हैं कि माई आज मुझे नचने दे, पीछे हट जा, तो हट। ठीक है, वो ताऊ पाछन हट जा, तो हमने माई के साथ लगा दिया, माँ के साथ लगा दिया। ठीक है, तो माई पीछे हटाओ और मुझे क्या जोश में नाचने दो, खुशी मनाने दो। ठीक है, फिर क्या है, माई जाती है उनके पिता के पास और क्या कहती है कि आज बोले आप टाबर ना नाचन दो, रेड कौन मारनी। ठीक है, तो लास्ट में क्या आती है, रेडियो वेव,
और रेडियो वेव की जो डिस्कवरी है वो किसने की है? मार्कोनी ने। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में खोज जरूर पूछी जाती है और ये आपने याद रखनी है। ठीक है, एक्सरे की खास आती है और एक गामा की खास आती है, दो पक्की है, और एक लास्ट वाली रेडियो वेव। रेडियो वेव की काम पूछी जाती है जीडी के पेपर में। जीडी के पेपर में रेडियो वेव की खोज पूछी जाती है तुमसे। क्यों? क्योंकि जीडी है, सैनिक बनोगे, युद्ध में जाओगे, तो सारे काम क्या है? रेडियो ऑपरेटिंग में चलेंगे, वायरलेस पे काम होंगे। तो वो किस तरंगों पे काम करता है? रेडियो वेव पे काम करता है। तो जो भी क्या है, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो, ये सब आ जाए, कौन से स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं? सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये हिस्सा किसका है इन सब में मिला के, तो ये सारे के सारे हिस्से किसके हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के। क्वेश्चन आता है गामा रे कौन से स्पेक्ट्रम का हिस्सा होती है? तो गामा रे कौन से स्पेक्ट्रम का हिस्सा होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का। अब इसमें से एक क्या है, खास चीज पूछी जाती है ऐसे कि निम्न में से, यानी एज गिवन बिलो, कि निम्न में से किसकी ऊर्जा सर्वाधिक है? ऐसे आएगा कि भाई किसकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। ऑप्शन में मिलेगा नंबर 1 गामा रे, नंबर 2 आपके पास आएगा एक्सरे, तीसरे नंबर पे आएगा आपके पास रेड लाइट, लाल प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश, और चौथा आएगा आपके पास बैंगनी रंग, वायलेट कलर, वायलेट लाइट, बैंगनी प्रकाश, वायलेट लाइट। इनमें से सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है? ये क्वेश्चन खास है। ठीक है, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो गामा है, एक्सरे है, अल्ट्रा वायलेट है, उसके बाद नंबर आता है किसका? हमारे वाले रंगों का। तो ये हमारे वाले रंग तो बहुत नीचे है ऊर्जा में, तो इसलिए ऊर्जा सबसे ज्यादा ऐसे पूछे तो किसकी होती है? गामा की। ठीक है, अब बात आती है ऐसे ही कि जो संचार है, संचार का मतलब क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन। तो संचार में सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला स्पेक्ट्रम, सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला स्पेक्ट्रम, तो जो सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो कौन सा है? विच स्पेक्ट्रम टू बी मैक्सिमम यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन और इन कम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन में कौन सा स्पेक्ट्रम सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो पहला ऑप्शन आएगा EMW स्पेक्ट्रम, दूसरा आएगा आपके पास लेजर स्पेक्ट्रम, तीसरा आएगा आपके पास मेजर स्पेक्ट्रम, और चौथा आपके पास आएगा विबगयोर। चौथा आपके पास क्या देगा? विबगयोर। ठीक है, ऐसे देगा। तो हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम हम प्रयोग करते हैं? एक ही वर्ड बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बस ये याद रखना है। तो ये वाला स्पेक्ट्रम मैक्सिमम यूज होता है किसमें? टेलीकम्युनिकेशन। लेजर का मतलब क्या होता है? जब तुम छोटे थे मेले में जाके लेजर लाइट खरीद के लाया करते थे ना, रात को मारा करते, बोले बहुत दूर जाए। ठीक है, तो वो लेजर है। लेजर का मतलब क्या होता है? अब एग्जामिनर क्यों पूछता है? कि उसे पता है कि इन्होंने खिलौने बहुत तोड़े हैं ऐसे, तो पूछ ले कि लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसीलिए वो पूछता है। ठीक है, उनको पता है कि ये चीज तुम्हारे बचपन से ही क्या है, तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। जैसे ही हमारे डायपर का खेल खत्म हुआ, ठीक है, पोतड़िए खत्म हुए, पापा हम चलने लगे, थोड़े से और बड़े हुए तो हमने लेजर उठा ली। हमें उस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये लेजर है क्या, और तुम उस टाइम भी ये अब भी नहीं सोच पाते तुम कि क्या एग्जाम में लेजर पूछी जाएगी। तो लेजर पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लेजर और मेजर दोनों पूछी जाती है। तो लेजर का नाम क्या होता है? लेजर किसके लिए प्रयोग होती है? याद रखना, प्रकाश को एम्पलीफाई करने के लिए, प्रकाश को एम्पलीफाई करने के लिए, संवर्धित करने के लिए यूज किया जाता है लेजर फिनोमिना। तो लेजर फिनोमिना होती क्या है? लाइट एम्पलीट्यूड स्टिमुलेशन एनर्जी रेडिएशन। ठीक है, तो लाइट एम्पलीफिकेशन,
लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन एंड इमिशन रेडिएशन, ये होती है आपके पास क्या, लेजर। ठीक है, कि जो लाइट का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है उसे हम लेजर कहते हैं। तभी तो क्या, लाइट एक बीम के रूप में क्या दूर तक मार करती है। कहते हैं ना कि बेनजीर भुट्टो को मारा गया था। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर नेता हुआ करती थी बेनजीर भुट्टो, नेत्री, ठीक है, पॉलिटिशियन थी, ठीक है, और प्रधानमंत्री पद की दावेदार हुआ करती थी। तो उसको मारा गया था, उसको किससे मारा गया था, लेजर से मारा गया था। ठीक है, मेजर क्या चीज होती है, बस एम ही तो लेना है। एम का मतलब क्या होता है, माइक्रोवेव, और बाकी चीजें सेम है, एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन एंड इमिशन रेडिएशन। ठीक है, तो मेजर और लेजर दोनों खास हैं। मेजर तो याद रहे ना रहे, पर लेजर जरूर याद रखनी है कि लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है। लेजर क्या है, लेजर अपने आप में प्रकाश का क्या है, संवर्धन है, एम्प्लीफिकेशन है, जिससे क्या है, प्रकाश की इंटेंसिटी को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, प्रकाश की दक्षता, क्षमता को बढ़ाया जाता है, जिससे वो ज्यादा दूर तक क्या कर सके, मार कर सके। अब एक ऐसा टैग आता है, निम्न में से किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक है, किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक है, यानी एज गिवन बिलो विच हैव मैक्सिमम वेवलेंथ। फर्स्ट आएगा जैसे एक्सरे, दूसरा आएगा रेड लाइट, तीसरा आएगा वायलेट लाइट, चौथा आएगा रेडियो वेव, ऐसे आएंगे। तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेडियो वेव की, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं अभी कि जब आप ऊपर से चले थे नीचे आए थे, लास्ट में हमने कौन सी वेव पढ़ी थी, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा, आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम, ऊर्जा भी क्या होती है, सबसे कम। ये याद रखने हैं, क्योंकि रेड लाइट और वायलेट लाइट तो बीच में आगे वीआर में बैठे हैं। वीआर का मतलब क्या होता है, विजिबल रिजाइन, यानी उस दृश्य पटल में बैठे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है अपने पास, ऐसे रेडियो वेव। अब आप स्पेक्ट्रम बना के दे देते हैं कि आपके पास जैसे स्पेक्ट्रम में आपने बातें पढ़ी है, स्पेक्ट्रम में क्या क्या पढ़ी है, पहले नंबर पे क्या थी, कॉस्मिक रेज, दूसरे नंबर पे गामा, फिर क्या थी, अल्ट्रावायलेट एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल रिजाइन, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, और लास्ट में क्या है, रेडियो। तो ये तो आ गई CW, कॉस्मिक वे या कॉस्मिक रे। ये है आपके पास गामा रे, फिर आती है एक्स, फिर आती है अल्ट्रावायलेट, फिर आती है विजिबल रिजाइन, फिर आता है IR, फिर आता है MW की जगह एक वर्ड लगता है SW। ये रेडियो में लिखा होता है कि रेडियो कभी चलाया है, रेडियो को क्या कहते हैं आप जिस रेडियो का घर में इस्तेमाल करते हैं उसका असली नाम क्या है, कि जिस रेडियो को हम मैच सुनने के लिए प्रयोग करते थे, सुने होंगे कभी, रेडियो पे मैच नहीं सुने, क्या बात, सुने होंगे कभी तो, ठीक है, नहीं सुने तो कोई सुन लेना, रेडियो चला के सुनना चाहिए। ठीक है, रेडियो पे क्लास भी लगती है, पता है क्या तुम्हें, रेडियो पे क्लासें लगती थी पहले, आज भी लगती है, अब तो चलो टीवी पे भी आ गई, टीवी पे विजिबल आती है, क्लासें चलती है, कभी देख लेना। ठीक है, दूरदर्शन के चैनल बने होते हैं जिन पे IIT तक की क्लासें लगती है। ठीक है, पर हमने कभी देखी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम कहाँ है, ठीक है, हमने तो फिल्मों में घुसे रहना, वो साउथ वाली मूवी चलती रहती है, ठीक है, इतना टाइम किसके पास है। तो रेडियो को असलियत में क्या कहा जाता है, ट्रांजिस्टर, कि जिस रेडियो का हम प्रयोग करते हैं तो उसका असली नाम क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो रेडियो नहीं कह सकते। रेडियो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो काम किस पे करता है, रेडियो वेव पे करता है, इसलिए उसको रेडियो कहा जाता है। SW क्या होती है, शॉर्ट वेव। तो रेडियो के अंदर 3 ऑप्शन लगे होते हैं, MW के साथ SW लिखा होता है, एक AM FM लिखा होता है, एक AM लिखा होता है, और एक RW लिखा होता है। RW तो क्या होगी, रेडियो वेव। MW और SW का एक ही मीनिंग है, शॉर्ट वेव और माइक्रोवेव। एक लिखा होता है FM, FM की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है। ठीक है, और लास्ट वाली चीज क्या आपके पास, RW आपके पास क्या है, रेडियो वेव। अब इसमें ये वाली चीज खास है जो आपके पास क्या लिखी गई है, VR।
VR में क्या होंगे हमारे पास 7 रंग। VR का मतलब ही क्या है, V से लेके R, V का मतलब वायलेट, R का मतलब रेड, यानी हम वायलेट से चलेंगे और कहां तक जाएंगे, रेड तक। इसका मतलब क्या हुआ, वायलेट से रेड की ओर जा रहे हो तो वही चीज होगी जो स्पेक्ट्रम में हो रही थी, यानी ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है, आवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। तो आवृत्ति क्या होती है, घटती है जब हम वायलेट रंग से किस ओर जाते हैं, रेड की ओर। ऊर्जा भी क्या होती है, घटती है, कब, जब हम वायलेट टू कहां जाते हैं, रेड। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बढ़ती है, जब हम क्या करते हैं, वायलेट टू कहां चलते हैं, रेड की ओर। किस में, विबग्योर में। यह आपने 10th क्लास में सीखा है, विबग्योर, ऐसे पढ़ा है ना। तो ये विबग्योर ही है, विब, ठीक है। तो विबग्योर है। तो विबग्योर में क्या चीज पूछी जाती है, यही पूछी जाती है कि वायलेट से रेड की तरफ अगर जाएं हम तो किसकी ऊर्जा सर्वाधिक है। तो किसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग की। अगर पूछे सबसे कम ऊर्जा किसकी है तो किसकी होती है, लाल रंग की। अब बुढ़ा आदमी है जिसकी ऊर्जा कम है तो क्या चलता है बेचारा, धीरे धीरे। और बच्चा है उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा, क्योंकि उसकी उम्र क्या है, छोटी। तो यही कहानी आ गई। अब छोटा टाबर क्या है, जल्दी भागता है, और आखड़ के क्या होता है, जल्दी गिरता है। तो उसका विचलन क्या सबसे ज्यादा है। विचलन का मतलब गिरना। तो यही पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम है और कौन से रंग का प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा है। तो जो ज्यादा होता है वो कौन से रंग का आएगा, वायलेट, बैंगनी, ठीक है। और जो सबसे कम है वो किसका होता है, रेड। तो इसीलिए रेड लाइट का प्रयोग स्टॉपिंग सिग्नल के लिए किया जाता है। क्यों, कि लाल रंग का प्रयोग किया जाता है रुकने के लिए, या रुकने की बत्ती का, या स्टॉपिंग सिग्नल का चौराहे पर। क्यों, क्योंकि उसका विचलन क्या होता है, सबसे कम। तो सबसे विचलन कम क्यों होता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा, ऊर्जा क्या होती है उसकी कम, आवृत्ति भी क्या होती है उसकी कम। तो इसलिए दूर वाले व्यक्ति को क्या दिखाई देती है, आसानी से दिखाई देती है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है प्रिज्म पे कि हम किस उपकरण का प्रयोग करके श्वेत प्रकाश से 7 रंगों का बंटवारा कर देते हैं, कि हम किस उपकरण के द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बंटवारा कर देते हैं। तो ये जो 7 रंग में बंटवारा होता है, किस प्रकाश का कर रहे हो तुम, श्वेत का, यानी सफेद का। व्हाइट लाइट बी स्प्लिटिंग इनटू इट्स 7 कलर पार्ट बाय यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट। तो तुम किस उपकरण का प्रयोग कर रहे हो, ये त्रिभुज सी खड़ी कर दी हमने। ये त्रिभुज क्या होती है, प्रिज्म। क्या होती है, प्रिज्म। तो यही क्वेश्चन आता है कि श्वेत प्रकाश को बांटने के लिए, श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों में, घटक रंगों का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, घटक रंगों में बांटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में अगर पढ़ें तो किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर क्या है तुम्हारा, प्रिज्म। व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट। सिंपल लिख लो, विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में बांटने के लिए हम उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, उस उपकरण का नाम आपके पास क्या है, प्रिज्म। और ये आपकी घटना क्या कहलाती है, प्रकाश की। अपन ने बहुत पढ़ा है प्रकाश को, कि प्रिज्म जब सफेद रंग को 7 भागों में बांट देता है, 7 रंगों में बांट देता है, ये घटना क्या कहलाती है, विक्षेपण। क्या कहते हैं इसे, विक्षेपण। और विक्षेपण को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्जन। इस विक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन कहा जाता है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना है जो प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्टिकल फिनोमिना हेल्ड बाय प्रिज्म फॉर द व्हाइट लाइट, कि जो प्रिज्म प्रकाश की परिघटना करता है एक श्वेत प्रकाश के लिए, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, विक्षेपण कहा जाता है। तो ऑप्टिकल फिनोमिना
लीडिंग टू प्रिज्म फॉर व्हाइट लाइट। तो विच ऑप्टिकल फिनोमिना लीडिंग टू प्रिज्म एज व्हाइट लाइट, इट इज नोन टू बी डिस्पर्जन। इसे क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। और इसमें यही आता है कि इस V की ऊर्जा क्या होती है? सबसे ज्यादा। R की ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम। तो इसीलिए विचलन और लिख लो, लिख देता हूं। विचलन कौन से रंग का सबसे कम? विचलन का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन जो होती है, विचलन जो होता है उसका घटता क्रम। घटता क्रम अगर पूछ ले तो यही होता है जो लिख रखा है। क्या होता है? विबग्योर होता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश के रंगों का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन यानी घटता क्रम है विचलन का, वो कौन सा होता है? तो यही उत्तर है जो सामने लिख रखा है। क्या आएगा? विबग्योर ही आएगा। विबग्योर का जो क्रम है ये कौन सा क्रम है? किस किस हिसाब से लिखा है? 4 बातें लिखी है। पहली क्या लिखी है? घटती आवृत्ति यानी डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है ये। दूसरी क्या लिखी है? घटती ऊर्जा, तो ये डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है। तीसरी बात क्या लिखी है? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी यानी बढ़ती तरंग दैर्घ्य है। और चौथी बात ये लिख डाली क्या? डेविएशन। यानी आपके पास विचलन हमेशा क्या होती है? घटती है, क्योंकि बंदे के पास ऊर्जा कम है तो आराम से चलेगा, लड़खड़ाएगा कम तो विचलन भी क्या होगा? कम। तो यही क्वेश्चन बड़े टैगफुल है। अब एक क्वेश्चन लिख लो कि लाल रंग के प्रकाश की बत्ती का उपयोग स्टॉपिंग सिग्नल के लिए किया जाता है, क्यों? ये लाल रंग प्रकाश की बत्ती का, कि जो लाल रंग प्रकाश की बत्ती का प्रयोग स्टॉपिंग सिग्नल के लिए किया जाता है, क्यों? कि स्टॉपिंग सिग्नल के लिए किया जाता है, क्यों? कि रेड लाइट कलर यूज्ड फॉर स्टॉपिंग सिग्नल व्हाई, कि जो रेड लाइट कलर है उसकी जो बत्ती का उपयोग है वो स्टॉपिंग सिग्नल के लिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि पहला फैक्टर बनता है कि तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? ज्यादा। पहला केस, ऑप्शन यूं बनते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बता रखा है तुम्हें? तरंग दैर्घ्य जब ज्यादा है तो विचलन क्या होता है? कम। विचलन विबग्योर में क्या होता है? सबसे कम। फिर अलग से 2 केस हैं, वो ये हैं कि इसकी आवृत्ति क्या होती है? कम। और आवृत्ति जो कम है, साथ में मैंने एक टैग लगाया है, ऊर्जा भी क्या होती है? कम। ऐसे कथन देके कहेगा पहला और दूसरा ठीक है, दूसरा और तीसरा ठीक है, 1 2 3 4 ठीक है, या 2 और 3 ही केवल ठीक है, ऐसे पूछता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ये सारे ठीक है। ठीक है, ऐसे आ जाए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और क्या आएंगे? 4। फिर गएगा अब बताइए केवल 1 ठीक है, केवल 2 ठीक है, या 1 2 3 4 ठीक है, या केवल 2 और 3 ही ठीक है, ऐसे पूछता है। तो इसमें क्या आएंगे आपके पास? सारे ठीक है। ठीक है, तो ये चीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? रेड लाइट सिग्नल के लिए, कि जो रेड लाइट सिग्नल होता है, स्टॉपिंग सिग्नल होता है, उसके लिए खास क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि बैंगनी रंग, अब लिख लो कि बैंगनी रंग प्रकाश की बत्ती का उपयोग स्टॉपिंग सिग्नल के लिए नहीं किया जाता, क्यों? बैंगनी रंग प्रकाश की, बैंगनी रंग प्रकाश की बत्ती का प्रयोग, बैंगनी रंग प्रकाश की बत्ती का प्रयोग स्टॉपिंग सिग्नल के लिए नहीं किया जाता, क्यों? उल्टा लिख दो सारा। स्टॉपिंग सिग्नल के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? तो आपने सारा का सारा खेल क्या करना है? उल्टा। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम। विचलन क्या होता है? सबसे ज्यादा। आवृत्ति क्या होती है? ज्यादा। ऊर्जा भी क्या होती है? ज्यादा। ऐसे लिखना है। यह है समझने वाली बातें जो विजिबल डिजाइन में आपको पढ़नी है। एक आता है विजिबल डिजाइन का तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि जो विजिबल डिजाइन है उसमें तरंग दैर्घ्य क्या होती है। यह बड़ा खास क्वेश्चन है कि जो आपने विबग्योर पढ़ा है, इस विबग्योर में
जो वेवलेंथ होती है वो आपके पास क्या होती है? इसका जो वेवलेंथ रेंज है प्रास, ये बहुत खास क्वेश्चन है। वेवलेंथ रेंज पूछी जाती है, यानी आपसे तरंग दैर्घ्य प्रास पूछी जाती है वीबगयोर की, यानी विजिबल रिजाइन की। ये क्या होती है? खास क्वेश्चन है, एग्जाम में बड़ा उठता है ये, कि जिस दृश्य पटल में हम देख पाते हैं उस दृश्य पटल या उस वीबगयोर की वेवलेंथ रेंज या तरंग दैर्घ्य प्रास क्या होती है। तो इसके ऑप्शन यूं बनते हैं। प्रास याद रखनी है तो आपने एक नंबर तो ये याद रखना है 0.4 माइक्रोन मीटर टू 0.8 माइक्रोन मीटर। ठीक है, पहली प्रास। माइक्रोन कितना होता है जुल्फी तू बता, तेरे नाम यो बैठा बीच में मांग एक की है यहां। हाँ तू बता क्या होगा? माइक्रोन मीटर क्या होता है? कल हरट से ढूंढ रहा था चार्जर पे, मैंने क्लास में बता दिया भी 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, चार्जर लेके आ गया मेरे पास, बोले जी इसमें मेरे को तो नहीं दिखता। मगर मेल ली आंखा में देख ले। ठीक है, ये है फिर पढ़े लिखे बंदे कि जो उस चार्जर पे ये नहीं ढूंढ पाए कि 50 हर्ट्ज कहां से लिख रखा है। सामने दिख रहा था अभी 50 हर्ट्ज यहां है। ठीक है, ये है हमारे पढ़े लिखों का अनुभव। अब बता माइक्रोन मीटर क्या होता है? एक माइक्रोन मीटर बहुत बार बताता हूं 10⁻⁶, तो 0.4 गुणा 10⁻⁶ मीटर होता है। और ये कहां से कहां है? 0.8 गुणा 10⁻⁶ मीटर। एक तो आता है ये, एक आता है नैनोमीटर में। नैनोमीटर वाला के याद रखना है 400 से 760, कि नैनोमीटर में भी जवाब आता है 400 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर। ये प्रास होती है नैनोमीटर में। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? न का मतलब 9, तो पावर माइनस की 9। ठीक है, तो मतलब क्या होगा? 400 गुणा 10⁻⁹ मीटर से लेकर 760 गुणा 10⁻⁹ मीटर तक। इसमें भैया क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल के, याद कर लेना। तरंग दैर्घ्य पूछी जाती है फ्रीक्वेंसी देकर, या फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है तरंग दैर्घ्य देकर। अब एक क्वेश्चन लिखो, तुम लिखो वीबगयोर में वायलेट यानी बैंगनी रंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बैंगनी रंग की आवृत्ति क्या होगी? यदि वीबगयोर की तरंग दैर्घ्य प्रास, यदि वीबगयोर की तरंग दैर्घ्य प्रास 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर है, जबकि वीबगयोर वेवलेंथ रेंज भी 400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। निकालो फ्रीक्वेंसी। इतना ही क्वेश्चन आता है कि बैंगनी रंग की आवृत्ति क्या होगी वीबगयोर में, जबकि वीबगयोर की तरंग दैर्घ्य प्रास 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर है। इतना ही क्वेश्चन आता है। और ये एचएससी के मेल कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया बाकायदा न्यूमेरिकल के तौर पे ऐसे ही। अब निकालो, उसमें थोड़ी स्टेटमेंट अलग थी, मैंने थोड़ी आसान दी है। निकालो, इतना ही खेल आता है। बाकी ताकते रहना किसी का मुंह। आ गया तेरे नाम? निकाल दिया? खींच खींच काम को, पुलिस वाली भर्ती आ गई सिर पे। लागना है तो देख लो, नहीं लागना बैठे तो पहले ही थे। ठीक है, लगने के लिए आ रहे हो यहां बस। आंखें खोल के दिमाग खोल के अच्छे से ध्यान करके चलाते रहो अपने प्रोग्राम को, सेव करते रहो डिटेल को सारी को, तभी बात बननी है।
आ गया। अब कई तो दिमाग यूं लगा रखे हैं कि इसमें करें तो करें क्या। ठीक है, तुक्के वाला क्वेश्चन है नहीं ये, ना इसमें तुक्का लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसका फार्मूला लिखवाया था तुम्हें कि आपके पास C बराबर लैम्डा न्यू लिखा था मैंने कहा, तुम्हें निकालनी है आवर्ती, तो सिर्फ C बाय क्या लिखनी है, लैम्डा। आ गई आवर्ती। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो बैंगनी रंग का प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश का ही तो हिस्सा है। जिस हिसाब से सूर्य का प्रकाश दौड़ेगा उसी हिसाब से ये दौड़ेगा। ठीक है, तो वेग कितना होता है सूर्य के प्रकाश का, 3 × 10⁸ बटे। अब तुम्हें यह कहा है कि बैंगनी रंग का हिस्सा ढूंढना है, तो बैंगनी की शुरुआत होती है और रेड पे क्या होती है, खत्म। तो पहले नंबर पे जो प्रास दे रखी है वो बैंगनी की तो है 400 नैनोमीटर, तो तरंग दैर्घ्य आ गई, तो 400 और गुणा के लिख रखी थी 10⁻⁹। अब लिख दो, क्या हो जाएगी आपके पास, 3 बटे क्या लिख डालो, 4 गुणा ये प्लस हो जाएगी 7, तो 10 के ऊपर कितनी बन जाएगी, 15। तो ये वैल्यू आएगी 0.75 गुणा में 10 की पावर कितनी है, 15। मैं इसको लिखना चाहता हूं 7.5, तो मैंने डेसिमल किस तरफ घुमाया है, राइट वार्ड जाओगे तो एक पावर क्या करनी होती है, कम, तो 10 की पावर 14 और पीछे लगा दो क्या, हर्ट्ज। आ गया उत्तर। ठीक है, बस खेल इतना ही था कि तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, और ये लिखवाया था मैंने फॉर्मूला इसीलिए पहले कि सूर्य के प्रकाश, तरंग दैर्घ्य और आवर्ती के बीच संबंध क्या होता है। तो यही तो संबंध याद रखना, दैट बी द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। एक और लिखो आगे, लिखो कि लाल रंग के प्रकाश के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए आवर्ती होगी यदि वीब गेयोर की प्रास, यदि वीब गेयोर की प्रास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर है, कि वीब गेयोर की जो प्रास है वो 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर है। निकालो, सेम रूल है। हो सकता है। आ गया। अरे भाई, जहां मैंने 400 लिखा है बस वहां पे क्या लिखना है, 760 ही तो लिखना है, और कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन ही तो करनी है, बाकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो तुम, तो किसके लिए निकालनी है, रेड। तो तुम्हारे पास न्यू फॉर आर, फ्रीक्वेंसी फॉर रेड, तो C बाय लैम्डा ऑफ रेड। ठीक है, यानी ऊपर तो रखना है सूर्य के प्रकाश का वेग, और नीचे रखनी है अब तरंग दैर्घ्य कौन से रंग की, लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य लास्ट वाली है, क्योंकि V से शुरू होती है R पे खत्म, तो ये उठानी है, क्योंकि V और R पे ही आती है और आती नहीं, क्योंकि यही दो पूछता है वो। ठीक है, तो अब प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸। 760 दे रखा है, आपने 760 इस्तेमाल नहीं करना, आपने इस्तेमाल कितना करना, 8। ठीक है, और गुणा 10 की पावर कितनी लिखनी है, -7, क्योंकि 800 × 10 की -9 था, मैंने उसको क्या लिख लिया, 8 × 10 की -7। यही ट्रेंड आ गया वापिस। ठीक है, तो अब मैं वहां जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा तो 10 की पावर कितनी मिलनी है, वही, तो आपने 3/8 लिख के और 10 की पावर कितनी लिखनी है, 15। अब 3/8 है, काट दो, किस पे जाएगा, 0 और 8 तिये 24, तो 3 समथिंग आएगी कोई वैल्यू, और गुणा में 10 की पावर कितनी है, 15। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 3 के पीछे डेसिमल ले जाना है, तो 3 दशमलव और गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 14, और पीछे क्या लगा दो,
हर्ट्ज आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी, ये आवृत्ति कौन से रंग के प्रकाश की आ गई तुम्हारे पास? लाल की। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में, यानी EMW स्पेक्ट्रम में, EMW स्पेक्ट्रम में गामा तरंगों की तरंग दैर्घ्य, यानी गामा वेव की जो वेवलेंथ है 120 नैनोमीटर है, 120 नैनोमीटर है, की आवृत्ति होगी। ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी, की आवृत्ति होगी, ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी। निकालो, ऐसे ही आएगा। आपको क्या दे रखी है? तरंग दैर्घ्य। पूछी क्या है? आवृत्ति। सेम रूल लगाना है, c/λ। बस करो। हो गया? यानी आपके पास दिया कितना है? 150, हाँ 120। ठीक है, तो बस 3 बटे क्या लिखना है? पहले तो नैनोमीटर दिया है, तो 3 बटे कितना लिखो आप? 120। नैनोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -9। और यहां कितना लिखते हो? 10 की 8। ये हो गया। एक इसको दे दो तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 3/12। 10 की पावर कितनी है? ऊपर 8, नीचे भी कितनी हो जाएगी? 10 की -8। ऊपर ले जाके जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 16। तो 3/12 गुणा 10 की कितना? 16। तो ये कितना हो गया? 0.25 गुणा 10 की पावर कितना है? 16। ठीक है, 3/12 1/4, 1/4 कितना? 0.25। चवन्नी आ गई। चवन्नी को सेट करोगे तो 2.5 और गुणा 10 की पावर कितना लिख डालो? 15 हर्ट्ज। आ गया उत्तर। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टी। अगर आपसे आवृत्ति निकालने को कहता है तो ये निकालनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही तुम रेडियो तरंगों का कर सकते हो। लिखो कि रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य, यानी रेडियो वेव वेवलेंथ बी, रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य होती कितनी है? पहले तो ये लिख लो, मैक्सिमम कितनी जा सकती है ये, कि ये आपके पास 10⁻⁴ मीटर जा सकती है। कि जो रेडियो वेव होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 10,000 मीटर हो सकती है। वेव लेंथ, इतनी लंबी वेव होती है ये। ठीक है, तो आपसे पूछे वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव बिकम्स 10⁻⁴ मीटर। तो अब लिखो क्वेश्चन कि रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 की घातांक 4 यानी 10,000 मीटर है, तो आवृत्ति होगी। निकालो आवृत्ति क्या होगी? सिंपल है। आपको क्या लिखना है? 3 गुणा 10 की 8 पक्का है। तरंग दे रही है, दे रखी है लैम्डा कितनी है? 10 की 4। बस ऊपर ले जाओ, काम खत्म। तो 3 गुणा 10 की पावर 4 और क्या लिख डालो? हर्ट्ज। आ गया उत्तर। सिंपल सा ही तो था कि तरंग दैर्घ्य कहां लिखनी है? नीचे। 3 गुणा 10 की 8 तो बार बार लिख ही रहे हैं। तो ऊपर वेग, नीचे क्या लेनी है? तरंग दैर्घ्य। वेग कितना दिया नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, आपने यूज करना है। तो 3 गुणा कितनी होती है? 10 की 8। क्यों? रेडियो वेव हिस्सा है किसका? सूर्य के प्रकाश का। तो उसका वेग वही होगा जो सूर्य के क्योंकि जो भी चीज संचार में छोड़ी जाती है वो किस वेलोसिटी से छोड़ी जाती है? सूर्य के प्रकाश के वेग से छोड़ी जाती है। ठीक है, याद रखना। और वेग कितना है? 3 गुणा 10 की 8 मीटर प्रति सेकंड।
और आपको यही याद रखना है, ये दिया नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ आपको दी आएगी वेवलेंथ। बस इस प्रकाश के वेग को वेवलेंथ से भाग दे दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, आवृत्ति। आ गई आवृत्ति, ठीक है। अब आगे आते हैं उपयोग। सबसे पहले प्रयोग पढ़ेंगे हम किसके, गामा के। कि जो प्रयोग पढ़े जाएंगे वो किस रे के पढ़े जाएंगे, आपके गामा रे के। कि गामा रे के उपयोग क्या है। तो गामा रे के उपयोग आप लोगों ने जैसे पढ़े हैं कि जो कीमोथेरेपी होती है, कैंसर के उपचार में कौन सी तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो गामा रे। तो ब्लड कैंसर हैव बी ट्रीटेड बाय विच रेडिएशन, तो किससे की जाती है, गामा रे। तो गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द कीमोथेरेपी बाय विच आइसोटोप ऑफ एलिमेंट, तो वो क्या होती है, कोबाल्ट 60। ये 3-4 क्वेश्चन बड़े खास हैं। गामा रे की डिस्कवरी मैंने बता दी। गामा रे का जो नाम लिखना है वो किसके नाम से लिखना है, गाम में रद्दी रहते हैं, ठीक है, और रद्दी क्या है, बेकार काम करते हैं, तो नाम किसने दिया इसका, रदरफोर्ड ने, ठीक है। खोज किसने की है, बैकुरल ने, ठीक है। तो गामा रे जो है इसकी खोज हमने लिखी थी कि गाम में जो बेकार बंदे होते हैं वो रद्दी काम करते हैं। तो ये आपके पास खोज और नाम है। तो नाम दिया था रदरफोर्ड ने, खोज सबसे पहले की बात आई तो किसने की है, हेनरी बैकुरल ने, ठीक है। रेडियो सक्रियता भी इसी बंदे ने ढूंढी थी। कई बार क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले रेडियो धर्मिता, रेडियो सक्रियता की खोज करने वाला बंदा भी कौन है, हेनरी बैकुरल है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं बंदे जिसका हम मैरी क्यूरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्रयोग क्या क्या है गामा रे के, सबसे पहले याद रखना है इसकी विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। विभेदन का मतलब होता है पेनेट्रेटिंग पावर, कि विच रे हैव मोर पेनेट्रेटिंग पावर। तो इसकी जो विभेदन क्षमता है EMW में सबसे अधिक होती है, क्योंकि कॉस्मिक तो आती नहीं, तो इसी की आती है। ऑप्शन आएंगे कि किसकी विभेदन क्षमता सर्वाधिक है, ऑप्शन आएगा अल्फा, बीटा, गामा, रेडियो वेव, ऐसे देगा। तो सबसे ज्यादा जो विभेदन क्षमता होती है पेनेट्रेटिंग पावर, इसको क्या कहते हैं, पेनेट्रेटिंग पावर। तो पेनेट्रेटिंग जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, एक होती है आयनाइजेशन पावर, आयनन क्षमता, दो होती है ये, कि अगर कौन से ऐसे कण हैं जो आयन मंडल में आयनन क्षमता सबसे ज्यादा दर्शाते हैं, बताओ। आयन मंडल पढ़ते हो तुम ज्योग्राफी में, आयन मंडल में जो आयनन क्षमता है वो सर्वाधिक कौन से कणों की होती है, तो लिख लेना अल्फा कणों की होती है, ठीक है। तो लिख लो कि अगर आपसे पूछे इसकी विभेदन क्षमता तो ज्यादा है, बट आयनन क्षमता, आयनन जो क्षमता है, आयनाइजिंग पावर जो है, आयन क्षमता, आयनन क्षमता को कहते हैं आयनाइजिंग पावर। आयनाइजिंग पावर इसकी क्या होती है, सबसे कम। और आयनाइजिंग सबसे पावर ज्यादा होती किसकी है, अल्फा कणों की होती है। याद रखना कि अल्फा, बीटा, गामा में पूछी जाती है ये बात कि विच पार्टिकल हैव लो आयनाइजिंग पावर, तो उसमें उत्तर किसका है, गामा। तो पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा, आयनाइजिंग पावर कम। दूसरा याद रखना है आयनन क्षमता ज्यादा किसकी होती है, यानी आयनाइजिंग पावर ज्यादा किसकी होती है, तो आयनन क्षमता ज्यादा जो होती है वो कौन से कणों की होती है, तो आपने याद रखना है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अल्फा पार्टिकल की विभेदन क्षमता सबसे कम होती है इन तीनों में। कि जो अगर पूछ ले विभेदन जो क्षमता है वो क्या होती है, कम, अल्फा, बीटा, गामा में, तो उसका भी उत्तर क्या आएगा आपके पास, अल्फा ही आएगा। ये चीजें याद होनी चाहिए, पूछी जाती है, ठीक है। आयनाइजिंग पावर का मतलब है कि किसी से टकरा के उसको आयन में बदलना। तो आयन सर्वाधिक हमारे कौन से मंडल में पाए जाते हैं, आयनन मंडल में, ठीक है। और उसमें हम अर्थक्वेक का भी एनालिसिस करते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि भूकंप की प्रेडिक्टिंग वायुमंडल में या धरती के मंडलों में किससे की जाती है, तो आयन मंडल से की जाती है। आयन मंडल से ही हम पता लगा सकते हैं कि धरती पे जो भूकंप है उसकी लोकेशन क्या है, कितना हजार्ड हो सकता है, और उसमें कौन सी मैटर स्टेट काम आती है, तो चौथी स्टेट काम आती है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में मुख्य तौर पे कौन से कण होते हैं, आयनित होते हैं, एक कैटायन और प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और कौन सी वेलोसिटी से गमन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोपागेट करते हैं वो, ठीक है। ऐसी बातें तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। अब बात आ गई हमारे पास, पहला तो क्वेश्चन बन गया कि विभेदन क्षमता
EMW में सर्वाधिक किसकी है? तो अगर आ जाए कॉस्मिक तो उत्तर लगाना है कॉस्मिक। अगर उसके बाद अगर क्या दे रखा है तुम्हें गामा, कॉस्मिक नहीं है, तो उत्तर क्या बनता है तुम्हारा? गामा रे बनता है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या आता है कि जो कैंसर थेरेपी है, कि जो कैंसर थेरेपी है, कैंसर थेरेपी में यानी कीमोथेरेपी के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कीमोथेरेपी के लिए हम किस रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं? इसी गामा रे का करते हैं। तो गम हो गया, अब गम किसके कारण हुआ? कैंसर के कारण। तो ये हुई कब? कब का मतलब कोबाल्ट, और उम्र कितनी है? 60। ठीक है, तो 60 साल की उम्र में क्या लगभग ऐसी डिजीज होने के चांसेस हैं? तो कब कब? 60 में कौन सी? ब्लड कैंसर। तो ये खास तौर पे किसका उपचार करने में यूज की जाती है? ब्लड कैंसर। और खास तौर पे जो एनीमिया होती है, ब्लड कैंसर होती है, उसके लिए कौन सा ऑर्गन डैमेज की कगार पे होता है भाई? कि ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन पार्ट अंडरगो द डैमेज लिमिटेशन रेंज ड्यू टू ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के कारण कौन सी स्थिति पैदा होती है जिससे ऑर्गन डैमेज की स्थिति पे चला जाता है? और कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? प्लीहा, सप्लीन। क्या खत्म हो जाती है? सप्लीन। क्यों? इसका क्या रोल है? क्योंकि प्लीहा क्या काम करती है? आरबीसी को फिल्ट्रेट करती है, आरबीसी को रिपेयर करती है। आरबीसी को रिपेयर करने का काम किसके हिस्से होता है? सप्लीन। तो जब उसकी शेप चेंज हो जाती है तब कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया। ठीक है, एक एनीमिया खास होती है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में कौन सी रक्त कणिकाएं खराब हो जाती है, आकार बदल जाता है? तो आरबीसी का आकार बदलता है। कैसा आकार हो जाता है? सिक्कल। सिक्कल क्या होती है? घास बढ़ने वाली दांती। ठीक है, तो दांती के आकार की हो जाती है, चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार बोलते हैं उसको, क्योंकि दांती की शेप क्या होती है? आधे चांद के जैसी होती है। ठीक है, लो आज के लिए इतना ही।